सर, भारत में प्रधानमंत्री कोई भी चुनकर बनता है, जनता जिसके पक्ष में बहुमत देती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला जो है भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। खुद तो सुरक्षित हैं, सिक्योरिटी मिली है, सांसद हैं, और जो दूर दराज मुसलमान हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। ये तो मुसलमानों को पिटवाते हैं, ऐसा भड़काऊ बात कहेंगे जिससे जो मेजॉरिटी है वो भड़क जाए और मुस्लिम समाज माइनॉरिटी में है उसके ऊपर उत्पीड़न हो, बहिष्कार हो। जब बहिष्कार होता तो बचाने आते हैं। उत्तर प्रदेश में बिहार में चुनाव में कहा इस बार अकरम का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा। उसका प्रतिक्रिया यह हुई कि जो पहले बिहार में एमएलए 30-35 हुआ करते थे, 25 हुआ करते थे, अब घट करके 8-10 के आसपास आ गए। तो ये नेता लोग अपनी कम्युनिटी को पिटवाते हैं और फिर ताकि कम्युनिटी पीछे आए और फिर उसका फायदा ले। ये कोई बात होती है? संविधान सेकुलर है और ये भड़काऊ बात करते हैं ताकि जो इमोशनल है कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, वो इनके चंगुल में फंस जाए और फिर रिएक्शन होगा। तो कम्युनिटी के ऊपर जब जुल्म होगा तब ये पहुंच जाएंगे। तो ये जान करके माहौल पैदा करते हैं। तो ये भारत का संविधान सेकुलर है। अब कोई यह कह दे कि घूंघट वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो हम तो कहेंगे कि तो ये संविधान के खिलाफ है। ये प्रगतिशील संविधान है, सेकुलर संविधान है, आधुनिकता का संविधान है। ये क्या है कि हमारी ये जो पहले की जो प्रथाएं हैं या कोई किसी भी जात का अगर आदमी कहेगा तो मैं विरोध करूंगा। लेकिन सवाल सर ये उठता है कि भारत में महिला प्रधानमंत्री हो सकती है। 80 के दशक में इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री रही जब दुनिया में महिलाओं को उतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। तो भारत में प्रधानमंत्री होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना कि हिजाब पहनी महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, ये विरोधाभास पैदा करता है। देखिए, जैसे बिहार के चुनाव में कहा अकरम का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा और ज्यादातर एमएलए मुसलमान के हार गए। तो अब लेकिन इनोसेंट समाज है, जो जनता जिसको चुनेगी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि धार्मिक प्रतीक का व्यक्ति बनेगा। किसी भी धार्मिक प्रतीक का व्यक्ति नहीं बन सकता, जनता उसको बनाएगी, धार्मिकता के आधार पर नहीं बनेगा। ये तो मतलब है कि कोई थियोक्रेसी है, धर्मतंत्र है इस देश में, और यही लोग मुसलमानों के ऊपर जुल्म कराने के लिए जिम्मेदार हैं। अभी तो कहा है कि बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी को पसंद आएगा, ये बीजेपी इसको भुनाएगी, अब कई साल भुनाएगी। देखिए, मुसलमान की औरत प्रधानमंत्री बनने जा रही है, हिंदुओं एक हो जाओ, और जगह जगह पर मुसलमानों की पिटाई होगी, बहिष्कार होगा, उनके ऊपर उत्पीड़न होगा, उनको चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके खिलाफ हो जाएगी। यही तो चाहते हैं कि मुसलमान जितना पिटे उतने इनके पास आएगा, ये नेता बने रहेंगे। दूसरा सवाल सर ये है कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि नीतीश कुमार एकमात्र समाजवादी जीवित नेता बचे हुए हैं, उन्हें भारत रत्न दिया जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तो मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मौजूदा सरकार देगी। कौन सा समाजवादी रह गए हैं? कम्युनल फोर्सेस के साथ सरकार बना रखा है। कौन सा 20 साल हो गया वहां पर बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए। सबसे ज्यादा मजदूर पैदा हुए हैं। समाजवादी प्रगतिशील होता है, समाजवादी होता तो आर्थिक विकास होता उसका और धन का वितरण होता। कौन सा समाजवादी है? ये सब अवसरवादी है। समाजवादी क्या है? मिलना चाहिए भारत रत्न, नीतीश कुमार को नहीं मिलना, वो अलग बात है, लेकिन समाजवादी हैं। और क्या मिलने के भारत रत्न का अब तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, जिसको चाहते वो दे देते हैं। और एक बात है, दूसरी बात है, क्या उनको विदाई करना चाहते हैं क्या? कि मुझे लगता है कि केसी त्यागी जी मिल गए हैं बीजेपी से अंदर,
कि भारत रत्न देकर कि इनको करे विदाई और बीजेपी का बने मुख्यमंत्री। लेकिन भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सर, आप कहीं किसी को भी अरे तेंदुलकर जैसे लोगों को मिल गया, कौन सी बड़ी बात है भाई। तमाम सारे लोगों को मिलता जा रहा है, भारत रत्न का कोई मतलब रह गया? पहले साल में एक ही बार मिलता था, 3-3 4-4 अनाउंस कर दिए जाते हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि ईडी रेड के बाद राजनीतिक पॉलिटिकल बैटल इतना बढ़ गया है कि ममता बनर्जी कह रही है कि पेन ड्राइव मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ है, मैं सबूत बताऊंगी, कोयला घोटाले के पैसे अमित शाह के पास गए हैं। क्या तो फिर इन्हीं के पास में सारी जासूसी का अधिकार है? उनके पास भी इंफॉर्मेशन हो। ये तो सबको ब्लैकमेल करते हैं, फोन टेप कराते हैं, पेगासस से सेटअप कराते हैं और ताक झांक कराते हैं। तो ममता जी ने भी किया होगा, तो दे जवाब। शुभेंदु अधिकारी ने उनको कोर्ट में चैलेंज किया है कि अगर उनके पास प्रूफ है तो वो पेश करें। ममता बनर्जी को फिर प्रूफ पेश करनी चाहिए। अब वो करेंगी, अगर कहा तो करेंगे। दूसरा सवाल सर ये है कि राहुल गांधी काफी उग्र देख रहे हैं कि बीजेपी की डबल इंजन जो सरकार जहां जहां राज्य में है वहां जो है अंकिता भंडारी हत्या, उत्तर प्रदेश में उन्नाव बलात्कार मामला, इंदौर में दूषित पानी, विदेश नीति जो है वो पेंडुलम की तरह, मतलब एक तरीके से सिलसिलेवार राहुल गांधी का मौजूदा सरकार पर हमला। विदेश नीति तो कुछ रही नहीं गई है, वो सरेंडर कर दिया है। ट्रम्प तो मोदी जी को वाटरमैन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वाटरमैन होता है कि जो हुक्म बाजारी करे और जो कहना माने, जो आदेश को माने। तो हमारे पीएम को ट्रम्प वाटर बॉय की तरह जो इस्तेमाल कर रहा है वो हमें बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है। पूरा देश का सम्मान गिर गया है। कोई भी दुनिया का देश ऑल वेदर फ्रेंड इंडिया का नहीं रह गया है। और कल तो हद हो गई कि ट्रेड डील के लिए संपर्क किया गया, 3 हफ्ते तक जवाब नहीं दिया, और जब तक जवाब दिए तब तक वो मामला टैरिफ का तय हो चुका था। ये हालत है। और जो आदमी खुद इस देश का इतना बड़ा हो, प्रधानमंत्री हो, और भागा भागा अमेरिका में जाए कि सर मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या, इससे ज्यादा कोई अपमान का बात भारत के लिए कभी हुआ है या संभवतः कभी आगे भी नहीं होगा। यह आदमी पीएम मोदी सत्ता के लिए कुछ भी कर देगा, कुछ भी तक कर देना, देश का बंटवारा, जात से जात लड़ा देना, हिंदू मुसलमान करना, झूठ बोलना दिन भर, यह हालत है। लेकिन सर एक मौजूद सवाल है, जो सवाल बीजेपी भी उठा रही है कि ईडी की छापेमारी ना तो टीएमसी के ऑफिस पे थी, ना टीएमसी नेता के घर पे था, ना मुख्यमंत्री के आवास पे था, ना मुख्यमंत्री ऑफिस पे था। ये एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस पे छापेमारी था ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। उसके बचाव में ममता बनर्जी क्यों आई? नहीं, ऐसा ईडी ये क्लेम कर रही है कि ममता बनर्जी ने ईडी के काम में बाधा डाला। ऐसा नहीं है। सभी जानते आईपैक उनका मैनेज करता है पूरा चुनाव, उनकी रणनीति मैनेज करता। तो जो बहुत वाइटल पॉइंट था टीएमसी का या वाइटल ऑफिस था, वहां ये पहुंच गए। तो यह नहीं कह सकते हैं कि वहां पर बोर्ड नहीं लगा था टीएमसी का, तो टीएमसी का काम नहीं होता था। पूरा देश जानता है, हर साल बहुत सारा पैसा बंगाल से आईपैक को मिलता है और आईपैक उनका चुनाव ही संभालता है। अब उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना जबरदस्ती घुस करके ईडी का काम है। वहां पर कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसमें? इधर 28 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा, 1 फरवरी को बजट पेश होगा। अनुमान है कि जो विपक्ष है वो टैरिफ विवाद और जो चुनाव में हेराफेरी का मुद्दा है इसे प्रमुखता से उठाएगी। बिल्कुल उठाना चाहिए, विपक्ष का काम यही है और सारे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। खासतौर से ममता जी से मैं कहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि इंडिया गठबंधन को ताकत देने के बजाय उसी के ऊपर प्रश्न खड़ा करती हैं। अब उनके ऊपर जो बीत रही है तो हम सब लोग तो खड़े हैं, तो अब पूरा यूनाइटेडली इन मुद्दों को इस सत्र में उठाया जाना चाहिए। एसआईआर से बड़ी गड़बड़ी हो रही है, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है उसका सत्यानाश है। और तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान की समस्या, आम भाई है, उसके लिए तो लोग इतने थिक स्किन्ड हो गए हैं कि
बहुत परेशानियों से गुजरने के बावजूद संवेदनहीन हो गए हैं। जनता संवेदनहीन हो गई है। ये मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में वो हिस्सा लेंगे। यही करते रहते और क्या करते हो? कोई इंडस्ट्री थोड़ी बन रही है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है। सेंटिमेंट्स एक्सप्लॉइट करेंगे, कहीं धार्मिक सेंटिमेंट, कहीं रीजनल सेंटिमेंट, कोई जाति का सेंटिमेंट, यही कर रहे हैं। और 11.5-12 साल से कर क्या रहे हैं? नौकरी देने के लिए थोड़ी कहीं यात्रा करेंगे। बेरोजगारी है, नौकरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ कुछ नहीं कहेंगे। बस सेंटिमेंट्स, भोले भाले लोगों का सेंटिमेंट्स एक्सप्लॉइट करना और लच्छेदार भाषण देना और लगातार उसका प्रसारण कराना, एक जुमला फेंकना, इसके अलावा कुछ नहीं है।